बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. Dear student, today we will continue our lecture branches of physics. So let's start. Today we learn from the atomic physics. We must need to know what is atomic physics. Atomic physics के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि what is atom. Atom क्या चीज़ है? Atom, the smallest and invisible particle of matter. एटम क्या चीज़ है? मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वो एटम कहलाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है जरा देख लीजिए। ये हमारे पास एटम है, क्लियर। इसके सेंटर में जो पोर्शन होता है उसे न्यूक्लियस कहा जाता है, ये कहलाता है न्यूक्लियस, जिसमें न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और प्रोटॉन मौजूद होते हैं। और एक और पार्टिकल होता है जो इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा होता है, उससे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। क्लियर। तो एटम क्या होता है? किसी भी मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसे एटम कहते हैं। तो अब एटॉमिक फिजिक्स क्या हुआ? एटॉमिक फिजिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। तो एटॉमिक फिजिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एटम के स्ट्रक्चर को और एटम की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। क्लियर। अब एटॉमिक फिजिक्स में हम ये देख सकते हैं कि एटॉमिक फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम लेजर टेक्नोलॉजी को स्टडी करते हैं। ये याद रखिएगा, यही वो फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लेजर टेक्नोलॉजी को स्टडी करते हैं। इसमें हम एटम में मौजूद जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इन्हें स्टडी करते हैं। एटम की स्टेबलाइजेशन के बारे में स्टडी करते हैं, एटम की डिस्टेबलाइजेशन के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो ये है हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच नंबर 4, एटॉमिक फिजिक्स। अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, अगर आप वर्ड पे गौर करें तो आपको आइडिया होगा कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड इट इज आल्सो अ स्टेट ऑफ मैटर। ये मैटर की एक स्टेट है सॉलिड, जिसमें क्या होता है? इसकी पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर शेप होती है, इसका पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है, इसमें जो एटम्स की अरेंजमेंट हुई भी होती है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज हुए होते हैं, और एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इनका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम भी होता है। क्लियर। इसे हम कहते हैं सॉलिड। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सॉलिड मटेरियल की प्रॉपर्टीज और सॉलिड मटेरियल की स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे होते हैं। क्या करते हैं? इसमें सॉलिड मटेरियल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड मटेरियल्स।
अब सॉलिड मटेरियल कौन से होते हैं? जिनकी पर्टिकुलर शेप होती है, जिनका पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है, वो क्या कहलाते हैं? सॉलिड मटेरियल्स कहलाते हैं। क्लियर? अब सपोज कीजिए कि ये जो टेबल मौजूद है ये भी क्या है? एक सॉलिड मटेरियल है। ये जो बोर्ड है ये भी क्या है? एक सॉलिड मटेरियल है। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट जो दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी जिस पर वर्क कर रही है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स पर ही वर्क कर रही है, क्योंकि आपका जितना भी सिस्टम वर्क कर रहा है, जो आपका कंप्यूटर है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो तमाम की तमाम किसकी बेस पे वर्क कर रही हैं? सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बेस पे ही वर्क कर रही हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड की दो मेन टाइप्स होती हैं, एक कहलाती है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक कहलाती है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड उन सॉलिड को कहा जाता है जिनकी पर्टिकुलर शेप्स होती हैं, और एमॉर्फस सॉलिड उन सॉलिड को कहा जाता है जिनकी पर्टिकुलर शेप्स होती हैं, मगर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? सपोज कर लीजिए हमारे पास एक डायमंड है, इसको कह लेते हैं हम डायमंड। अगर आप डायमंड को स्प्लिट करेंगे ना, तो जो दूसरा पार्टिकल निकलेगा इसमें से वो भी इसी शेप का होगा, इसी शेप के होंगे वो। तो ये सॉलिड क्या कहलाएंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और सपोज कर लीजिए अगर आप एक ब्लॉक लेते हैं, कॉन्क्रीट ब्लॉक, जैसे ब्रिक भी कहते हैं, ठीक है, अब आप इसको अगर ब्रेक करें, तोड़ें इसको, तो आप देखेंगे कि जो दूसरे पार्टिकल्स इसमें से निकल रहे हैं उनकी शेप इस तरह की रेक्टेंगुलर शेप नहीं होगी। किसकी कैसी हो जाएगी? किसी की कैसी हो जाएगी? इस तरह, मगर इस शेप के नहीं होंगे। इससे ये पता चला कि सॉलिड भी हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक वो सॉलिड जिनकी पर्टिकुलर शेप्स होती हैं और एक वो सॉलिड जिनकी पर्टिकुलर शेप नहीं होती, यानी स्प्लिट करने के बाद उनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, तो वो कहलाते हैं एमॉर्फस सॉलिड। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स सबसे ज्यादा कहाँ यूज हो रही है? ये जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजी अभी तक जो इजाद हो रही है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बन रही हैं, सब की सब किसकी बेस पे बन रही हैं? सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बेस पर सारी की सारी डिवाइसेस बन रही हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स, सॉलिड और न्यूक्लियर फिजिक्स है। नेक्स्ट न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर का जो लफ्ज निकला है वो कहां से निकला है? न्यूक्लियस से निकला है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? इट इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका कि न्यूक्लियर फिजिक्स की एक ऐसी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, और उसके साथ साथ न्यूक्लियस जो रिएक्शन करता है, यानी न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन है, जो न्यूट्रॉन है, वो जो रिएक्शंस करते हैं उससे हम स्टडी करते हैं। क्लियर? लिख देते हैं स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड reaction of nuclei, reaction of nuclei of atom। क्लियर हो गई बात? अब ये न्यूक्लियर फिजिक्स यूज कहाँ होती है? न्यूक्लियर फिजिक्स में जो एक मेन हमारे पास एक डिवाइस है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? इसे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब आप बताइए इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज नहीं होती? तो न्यूक्लियर फिजिक्स के जरिए से हम इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एटम हम बनाया जाता है तो वो न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टडी करके ही बनाया जाता है। अगर आप इसको स्टडी नहीं करेंगे तो आप कोई एटम हम नहीं बना सकते। क्लियर हो गई बात? तो न्यूक्लियर फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस के रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ न्यूक्लियस के रिएक्शन से मुराद ये है कि न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में मौजूद जो न्यूट्रॉन है, वो जो रिएक्शन करते हैं उससे हम स्टडी न्यूक्लियर फिजिक्स में करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है, ब्रांच नंबर 7, वो ले लीजिए प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स। अब ये प्लाज्मा क्या चीज है? आपने स्टडी किया होगा कि मैटर की 3 टाइप्स हैं, 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। दिस इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, प्लाज्मा क्या है? मैटर की
फोर्थ स्टेट है। क्लियर। अब प्लाज्मा फिजिक्स क्या होती है? प्लाज्मा फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हाईली आयोनाइज्ड एटम्स को स्टडी करते हैं। अब ये हाईली आयोनाइज्ड एटम्स क्या चीज है? पहले हम लिख देते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, हाईली आयोनाइज्ड एटम्स जो कि एक मिक्सचर बना रहे होते हैं, फॉर्मिंग a mixture of bare nuclei. bare nuclei कहते हैं एक ऐसा न्यूक्लियाई जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, न्यूक्लियाई विदाउट इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ? प्लाज्मा फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हाईली आयोनाइज्ड एटम्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, वो फॉर्म कर रहे होते हैं मिक्सचर ऑफ बेयर न्यूक्लियाई। बेयर न्यूक्लियाई का मतलब क्या है? जिसमें न्यूक्लियस तो होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट हो जाएंगे। अब ये कैसे होगा जरा इसको देखते हैं। ऐसा कब होता है? कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम में से निकल जाता है, ठीक है। हम इसे जरा देख लेते हैं। याद रखिएगा, जब बहुत ज्यादा उसे हीट प्रोवाइड की जा रही होती है तो उसका इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाता है। क्लियर हो गई बात? वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। क्लियर। तो देख लीजिए कि एक आयन कैसे बनता है। इसमें लफ्ज लिखा हुआ है हाईली आयोनाइज्ड एटम। अब हम ये जानते हैं कि आयन बनता कैसे? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे या एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो वो जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है वो क्या बन जाता है? फिर आयन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एटम मौजूद है, यहाँ देख लीजिए एक एटम मौजूद है जिसमें न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन मौजूद है और एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है तो अभी क्या बन गया भाई हमारे पास? इसमें न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बच गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? सेपरेट। अब ये जो मिक्सचर है ना, ये क्या बनाता है? प्लाज्मा बनाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखना चाहें तो कहाँ हमें मिलेगा? तो स्पेस में जो पार्टिकल्स मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, यानी स्पेस में जो आपके पास पार्टिकल्स मौजूद हैं वो प्लाज्मा यानी आयनिक फॉर्म में मौजूद हैं। इसके अलावा जो कोर ऑफ अर्थ है, अर्थ का जो कोर है वो भी आयन की फॉर्म में यानी प्लाज्मा की फॉर्म में मौजूद है। क्लियर। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास बायोफिजिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स क्या है? इट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मेथड एंड एक्सप्लेनेशन टू द बायोफिजिकल सिस्टम। क्या मतलब इसका हुआ? इसमें फिजिकल मेथड के हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं और एक्सप्लेनेशन देते हैं बायोफिजिकल सिस्टम को। इसके अलावा इसको अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि बायोफिजिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the principle of physics which are applicable on biological system. Clear? हम मेंशन कर देते हैं एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स और ये कह सकते हैं रूल्स ऑफ फिजिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, हम ये भी कह सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स which are applicable which are applied on biological system. अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास फिजिक्स में एक प्रिंसिपल है, हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीवर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लीवर या लीवर के बारे में स्टडी करते हैं, इसका प्रिंसिपल भी होता है, ठीक है। अब लीवर की हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं, फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर, सेकंड काइंड ऑफ लीवर, थर्ड काइंड ऑफ लीवर। लीवर क्या होता है? इसमें एक हमारे पास रिजिड बार मौजूद होती है, ठीक है, और एक तरफ हम वेट लेते हैं, एक तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं और सेंटर में क्या होता है हमारे पास? फलक्रम होता है, ये कहलाता है फलक्रम। फलक्रम कहलाता है और ये हमारे पास वेट है और यहाँ हमारे पास क्या है? फोर्स है। और ये रिजिड बार है, रिजिड बार। क्लियर।
ये कहलाता है लीवर। अब इसकी 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप में क्या होता है, फलक्रम सेंटर में होता है और एक तरफ हम वेट रख देते हैं, सपोज करें एक तरफ हम वेट रख देते हैं और अदर साइड पे फोर्स अप्लाई करके उसको बैलेंस करते हैं। ये फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर कहलाती है। सेकंड काइंड ऑफ लीवर में क्या होता है, वेट सेंटर में आ जाता है और फलक्रम दूसरे कॉर्नर में चला जाता है। और थर्ड काइंड ऑफ लीवर में क्या होता है, फोर्स सेंटर में आ जाती है और वेट और फलक्रम कॉर्नर में चले जाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि फिजिक्स के लॉज, फिजिक्स के प्रिंसिपल किस तरीके से बायोलॉजिकल सिस्टम पर एप्लीकेबल होते हैं, हम जरा उससे देख लेते हैं। अगर आपको लीवर समझ में आ गया है तो आप ये भी आसानी से समझ सकेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ लीवर किस तरीके से बायोलॉजिकल बॉडी पर एप्लीकेबल है। तो मैं अब बनाने वाला हूं थर्ड काइंड ऑफ लीवर। ये है हमारे पास थर्ड काइंड ऑफ लीवर। इसमें क्या होता है, सेंटर में हम लगाते हैं, सेंटर से लगाते हैं एफर्ट यानी फोर्स यहाँ से लगाते हैं। एक तरफ हमारे पास क्या होता है, फलक्रम होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, हमारे पास वेट मौजूद होता है, यानी वेट यहाँ पे मौजूद होता है। कैसे, जरा गौर से देखिए किस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ लीवर एप्लीकेबल होता है बायोलॉजिकल बॉडी पे। देखिए इंसान भी एक बायोलॉजिकल बॉडी है, ठीक है, एनिमल्स भी क्या है, बायोलॉजिकल बॉडीज हैं। तो मैं बताता हूँ कि एनिमल्स पर या ह्यूमन पर किस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ लीवर एप्लीकेबल होता है। तो आप जरा गौर से देखिए, ये मेरे हैंड में एक चौक का पीस ऑफ चौक है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, ये मैंने अपने हाथ में रख लिया और मैं सेंटर की तरफ से इस पर एफर्ट लगाऊंगा, ठीक है, और यहां से कॉर्नर से यानी जो मेरी एल्बो है यहां से ये मूव हो सकता है। तो ये जो एल्बो वाली साइड है ये बन गई फलक्रम, एफर्ट सेंटर से लग रही है और हाथ में मेरे पास क्या है, वेट मौजूद है। तो आप देखिए किस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ लीवर मेरे बायोलॉजिकल बॉडी के ऊपर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो ब्रीथिंग सिस्टम है हमारा, इस ब्रीथिंग सिस्टम के ऊपर भी प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स अप्लाई होते हैं। आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर भी प्रिंसिपल ऑफ लीवर, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। कौन सा रूल अप्लाई होता है, कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा होता है, बॉयल्स लॉ अप्लाई हो रहा होता है, जिसमें क्या होता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। क्लियर। तो ये बायोफिजिक्स क्या हुई हमारे पास, एक ऐसी फिजिक्स की ब्रांच हुई जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स को बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स पर, बायोलॉजिकल सिस्टम पर, बायोलॉजिकल बॉडीज पर अप्लाई करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजिकल हो गई, इसके बाद है हमारे पास नंबर 9, ये थी हमारे पास नंबर 8, अब 9 रह गई एस्ट्रोफिजिक्स। Astrophysics, it is also a branch of physics in which we study about astronomical objects, जिसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, गैलेक्सीज हो गई। इन हैवी बॉडीज को हम किसमें स्टडी करते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फिजिक्स की ब्रांचेस थी जिससे आज हमने स्टडी किया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन द फील्ड ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ, उससे स्टडी करते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी डेली लाइफ में फिजिक्स की क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ। यहां भी मेंशन कर देते हैं इंपॉर्टेंट of physics in our daily life।
तो हमारी डेली लाइफ में फिजिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो जरा देख लेते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की, पहली बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की। तो आप देखिए कि अगर किसी इलेक्ट्रिक बल्ब को आपने ऑन करना है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिक बल्ब खुद, रेफ्रिजरेटर्स, एसी, जिसे हम एयर कंडीशनर भी कहते हैं, इसके अलावा जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, इन तमाम की तमाम जो बेस है वो क्या है, फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के तहत ही बनाए गए, फिजिक्स के रूल्स को फॉलो करते हुए ही ये तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाए गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर आ जाती है, रेफ्रिजरेटर आ जाता है, एयर कंडीशनर आ जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में जितनी मशीनरीज यूज हो रही हैं वो सब के सब क्या है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं। वो तमाम की तमाम किस पे बेस कर रही होती हैं, फिजिक्स पर बेस कर रही होती हैं। तो हम मेंशन कर देते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमारे पास कौन कौन सी हैं। इलेक्ट्रिक फैन ले लीजिए, ये एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है और ये वर्क फिजिक्स के रूल्स को फॉलो करते हुए कर रहा होता है। क्लियर? इलेक्ट्रिक बल्ब है, सेवर है, एलईडीज हैं। क्लियर? इसके अलावा हम लिख देते हैं रेफ्रिजरेटर, जो रेफ्रिजरेटर भी वर्क कर रहा होता है, ये भी फिजिक्स के रूल्स को फॉलो करते हुए वर्क कर रहा होता है। रेफ्रिजरेटर हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गई, इलेक्ट्रिक मोटर्स। क्लियर? तो ये सब के सब क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। और ये वो अप्लायंसेस हैं जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। बल्ब के बगैर, लाइट के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, रेफ्रिजरेटर्स के बगैर गुजारा नहीं है, इलेक्ट्रिक मोटर्स के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। क्योंकि इंडस्ट्री जो आपकी पूरी चल रही है वो सब इलेक्ट्रिक मोटर्स पर ही चल रही होती है। ठीक है? तो ये है पहली एप्लीकेशन किसकी, फिजिक्स की, क्या है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। इसके अलावा फिजिक्स और कहाँ अप्लाई होती है, हम देख लेते हैं एक और, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस कौन कौन सी होती है इसमें हमारे पास, आप देख लीजिए, मोबाइल फोन, मोबाइल, इसके अलावा कंप्यूटर्स, रेडियो। ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। और आप देखिए कि पूरी दुनिया में मोबाइल फोन का किस कदर इस्तेमाल है। पहले तो सिर्फ कॉल करने के लिए आप इस्तेमाल यूज करते थे इसे, अब आप देखिए कि बहुत सारे वर्क आप मोबाइल फोन से ही कर लेते हैं। अगर आपने कोई मैसेज डिलीवर करना है आप इस मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इंटरनेट पे कोई चीज़ फाइंड करनी है आप सेल फोन का इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको अलार्म लगाना है आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बहुत सारे वर्क जो हम अपनी डेली लाइफ में करना चाहते हैं, पहले सब हर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें हम यूज़ करते थे, अब हम क्या सारी चीज़ें वो तकरीबन मोबाइल फ़ोन में डाल दी गई हैं। तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किस कदर ज़्यादा है। और ये मोबाइल जो वर्क कर रहा होता है, ये जो मोबाइल फ़ोन जो वर्क कर रहा होता है, ये फिजिक्स के लॉज को फॉलो करते हुए वर्क कर रहा होता है। और इसमें जो हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच काम कर रही होती है वो कौन सी है, किसकी बेस पे ये काम कर रहे होते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बेस पे। यस, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बेस पे ये अप्लायंसेस वर्क कर रही होती है, मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, रेडियो वगैरह। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, और कहाँ यूज हो रहा होता है, हीट इंजन्स, हीट इंजन्स। हमारे पास कई किस्म के इंजन्स होते हैं। कुछ इंजन्स हमारे पास कार्स में इस्तेमाल होते हैं, बसेस में यूज होते हैं, एरोप्लेन्स में इस्तेमाल होते हैं, एरोप्लेन्स में यूज हो रहे होते हैं, और ट्रेन्स में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ये सब के सब किसकी बेस पे वर्क कर रहे होते हैं, फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसे हम कहते हैं थर्मोडायनामिक। ठीक है? इस थर्म का मतलब क्या होता है, हीट, और डायनेमिक के वैसे मायने होते हैं मोशन। ठीक है? लेकिन यहां मोशन से क्या मुराद लेंगे, फ्लो। थर्मोडायनेमिक में हम हीट की फ्लो के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। तो आप देखिए कि अगर आपने किसी जगह ट्रैवल करना है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है, तो आप क्या यूज करते हैं, या कार इस्तेमाल करते हैं, या बसेस, एरोप्लेन्स, या फिर ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सारी के सारी वर्क किसकी बेस पे कर रही होती है, थर्मोडायनेमिक। और थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास फिजिक्स की एक ब्रांच है। तो आप देखिए कि फिजिक्स कहाँ कहाँ यूज हो रही है।
शायद ही कोई लाइफ में ऐसी कोई चीज़ हो जहाँ पर फिजिक्स इस्तेमाल ना हो, तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। क्लियर? ये थोड़ी सी एप्लीकेशन थी, इसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जिससे हम स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन फिलहाल हमने चंद आपको एक एप्लीकेशन बता दी है, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस एंड हीट इंजन्स। दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ। तो स्टूडेंट, मैं आपको एक लास्ट में एक असाइनमेंट देता हूँ जो आपने करना है, जो कि फिजिक्स की ब्रांचेस से रिलेटेड भी है और इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ से रिलेटेड भी है। ये आपकी डायरी है, ये आपने अपनी डायरी में मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज फिजिक्स? राइट डाउन, राइट एंड मेमोराइज ऑल ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। आपने क्या करना है, फिजिक्स की डेफिनेशन और फिजिक्स की ब्रांचेस को राइट करना है और साथ साथ इसे मेमोराइज भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लेजर टेक्नोलॉजी। जब हम फिजिक्स की ब्रांचेस की स्टडी कर रहे थे उस वक्त मैंने बताया था कि हम किस ब्रांच में लेजर टेक्नोलॉजी को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि वो ब्रांच कौन सी है। क्लियर? इसके अलावा आपने इसे भी एक दफा पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे देता हूँ, राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ। थ्री एप्लीकेशंस मैंने आपको बताए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, इसके साथ साथ जो है वो हीट इंजन्स। ठीक है, अब मजीद इसमें आपने खुद से कोशिश करनी है, स्टडी करनी है और आगे एक या दो एप्लीकेशंस और खुद से राइट करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हमने लर्न किया रिमेनिंग ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, इसके साथ साथ हमने लर्न किया कि इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में फिजिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर में से कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।